नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 26 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले एक बर्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे जो है हवाना, क्यूबा में। ठीक है, क्यूबा की राजधानी है हवाना। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नॉर्थ में यूएसए है और साउथ में साउथ अमेरिका, और इसके आसपास छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि बच्चे एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विनियमन में एक प्रमुख अभी तक छूटा हुआ जनसांख्यिकी है। मतलब कि भारत में जितने भी एआई रेगुलेशन पॉलिसीज बनाए गए हैं अभी भी बच्चों के लिए कोई भी बेहतर पॉलिसीज नहीं बनाए गए हैं। जितने भी कंटेंट होते हैं जो बच्चों तक नहीं पहुंच होने चाहिए फिर भी बच्चों तक पहुंच जाते हैं, तो इससे बच्चों की जो मानसिकता होती है वो प्रभावित हो रही है और बहुत सारे अनइथिकल कंटेंट जो बच्चों के लिए बेहतर नहीं है वो बच्चों तक पहुंच जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए भारत सरकार को एक बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। इसी को विस्तार से पढ़ेंगे, ये आज के एडिटोरियल में है। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि व्हाट आर द फाइंडिंग ऑफ द पार्लियामेंट पैनल ऑन एनईपी। जो नया हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाया गया है उसके लिए अभी वर्तमान समय में एक पार्लियामेंट पैनल बैठाया गया था। तो इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, इसमें मेनली जो है मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का प्रॉब्लम है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, ये कहा जाता है कि भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल नहीं है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि वॉर इन द कॉकासस। ठीक है, कॉकासस में युद्ध हो रहा है, तो इसमें अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो संबंधित समस्याएं हैं इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसके इतिहास को भी जानेंगे, यहाँ पे समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक लोकेशन, वर्ल्ड लोकेशन जो है हवाना। हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है और क्यूबा का सबसे बड़ा शहर है। इसको ला हवाना भी कहा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है ये क्यूबा का, इसलिए इसे हृदय कहा जाता है यहाँ, क्योंकि मुख्य बंदरगाह भी है और वाणिज्यिक केंद्र भी है क्यूबा का, इसलिए हवाना इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्यूबा गणतंत्र कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, आइलैंड कंट्री है और हवाना जो है क्यूबा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। क्यूबा का दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है वो सैंटियागो डे है। ठीक है, उसके बाद क्यूबा गणराज्य में क्यूबा द्वीप, इसला दिला, जुबेदी आदि कई द्वीप वहां पे मौजूद है। तो इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसे ये क्यूबा है, ठीक है, क्यूबा आइलैंड ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। यहाँ पे बगल में कैरेबियन सी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ स्ट्रेट हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे यूकेटन चैनल, ये याद रखिएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो यूएसए के पास है, मैक्सिको के पास। उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं कुछ आइलैंड कंट्री है, जैसे जमैका हो गया जहाँ से वेस्ट इंडीज के टीम्स खेलने आते हैं क्रिकेट में। ठीक है, उसके बाद हैती हो गया, यहाँ पे बहामास है। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए एक बार ध्यान दे दीजिए। जो क्यूबा की राजधानी है हवाना यहाँ पे है, तटीय शहर है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा विकास हुआ है। हवाना के पास ही गल्फ ऑफ बताबना है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। उसके बाद एक और गल्फ है, गल्फ ऑफ गुआकानायोबो, तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे विंडवार्ड पैसेज है, तो कुछ चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, एक और मैप है, इसमें भी देख सकते हैं वही सारी चीजें हैं, बस यहाँ पे एक अलग से कायमन ट्रेंच दे दिया है। मैप दो इसलिए देता हूँ कि कुछ चीजें अगर छूट भी जाए तो अगले मैप में लगभग कवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कायमन आइलैंड है जो यूके के अंडर में आता है। यहाँ पे सियारा मेस्ट्रा भी है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल है जो एडिटोरियल से संबंधित है। इसमें कहा जाता है बच्चे जो हैं वो एआई विनियमन में एक प्रमुख कड़ी है, परंतु अभी तक जो हमारा मुख्य डेमोग्राफिक है यहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है एआई रेगुलेशन में। इसी के लिए राइटर यहाँ पे कहते हैं कि बच्चों से संबंधित एआई रेगुलेशन के लिए एक बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जाता है इंडिया इस अक्टूबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंडिया is to host the first ever global summit on artificial intelligence in this अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में जो है भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल शिखर सम्मेलन पर जो वैश्विक साझेदारी है इसको कहा जाता है
GPAI मतलब कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्यक्ष के रूप में भारत दिसंबर में GPAI वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ये घटनाएं AI के रणनीतिक महत्व का सुझाव देती है, क्योंकि इससे 2025 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था में, ऐसा माना जाता है राइटर को, कि ये जो हमारा GPAI शुरू किया जा रहा है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, तो इससे राइटर मानते हैं कि ये जो इससे प्रोजेक्टेड होगा जिससे कि भारत के इकोनॉमी में लगभग 500 बिलियन ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो लगभग 10% ऑफ कंट्रीज टारगेटेड GDP है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में AI के नैतिक विस्तार पर एक वैश्विक ढांचे का आह्वान किया, मतलब कि ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन द इथिकल एक्सपेंशन ऑफ AI, ठीक है। इसमें भारत द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले डेटा की विशाल मात्रा को देखते हुए उसके पास ग्लोबल साउथ के लिए एक नीति उदाहरण स्थापित करने का अवसर है। और पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर्स एंड प्रैक्टिशनर विल ट्रैक इंडियाज अप्रोच टू रेगुलेशन एंड हाउ इट बैलेंस AI डेवलपमेंट्स एंड इट्स पोटेंशियल अगेंस्ट इट्स कॉन्कोमिटेंट रिस्क। मतलब कि कॉन्कोमिटेंट रिस्क का मतलब होता है सहवर्ती जोखिम। कॉन्कोमिटेंट रिस्क का मतलब होता है सहवर्ती जोखिम। तो इसी पे कहा जाता है कि पर्यवेक्षक और अभ्यासकर्ता जो हैं वो भारत के विनियमन के प्रति दृष्टिकोण को ध्यान दें कि भारत किस तरह से AI से संबंधित नीतियां बना रहा है और ये कितना हद तक अपने संतुलन को कायम रख पाता है। तो एक क्षेत्र जहां भारत नेतृत्व कर सकता है वह यहाँ के नियामन और उन बच्चों और किशोरों को कैसे संबोधित करता है। तो जिस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि भारत में जो चाइल्ड है वो बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि वही तो हमारा भविष्य है। तो इससे संबंधित भी नीतियां बनाने की आवश्यकता है। तो इसमें कहा जाता है कि डिजिटल सेवाओं की जो प्रकृति का मतलब है कि कई अत्याधुनिक AI परिनियोजन विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन तक पहुंच जाती है। समस्या यही है कि बच्चों के लिए डिजाइन भी नहीं की गई। बहुत से कंटेंट जो इंटरनेट पे होते हैं और वो बच्चों तक पहुंच जाती है, जो उनके मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र सुरक्षा के मुद्दों को कम करने के लिए विनियमन को प्रोत्साहन को संरेखित करना होगा। मतलब कि रेगुलेशन विल हैव टू अलाइन इनिशिएटिव टू रिड्यूस इश्यूज ऑफ एडिक्शन, ठीक है, रिड्यूस करना है इशू ऑफ एडिक्शन, मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल सेफ्टी को इन्हांस करना है, सुनिश्चित करना है। तो इसके अभाव में डेटा की भूखी AI आधारित डिजिटल सेवाएं जो प्रभावशाली युवाओं का शोषण करने के लिए आसानी से अपारदर्शी, बहुत से डार्कनेट भी यूज हो रहे हैं जो बच्चों को मैनिपुलेट कर देते हैं और उनके डेटा का मिसयूज करते हैं, ठीक है। अपारदर्शी एल्गोरिदम और डार्क पैटर्न को तैनात कर रही है। अन्य बातों के अलावा इससे जो आदर्श शारीरिक दिखावट में तकनीकी आधारित विकृतियां पैदा हुई, मतलब कि डिस्टोर्शंस ऑफ आइडियल फिजिकल अपीयरेंस। बहुत से लोग, अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फेक आइडेंटिटी बना लेते हैं, ठीक है, वो होते वहां पे नहीं है लेकिन वो किसी व्यक्ति का वीडियो में अपना चेहरा लगा देते हैं और उससे क्या होता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं, जो बॉडी इमेज इशू संबंधी समस्याओं को जन्म देती है। AI ने उभरने वाले अन्य दुर्भाग्यपूर्ण खतरों में गलत सूचना, कट्टरपंथ, तो ये सभी सूचना को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि ये इससे अवगत नहीं है, बहुत सी चीजों से AI अवगत नहीं, वो इंसानों की तरह सोच नहीं सकता है। जितना हम लोग डेटा देते हैं उतना ही वो कमांड करता है, ठीक है। तो यहीं पे कहा जाता है कि गलत सूचना, कट्टरपंथ, साइबर बुलिंग, यौन सौंदर्य और डॉक्सिंग जैसे अनेक AI से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण खतरे हैं, ठीक है। फिर डिजिटल नागरिकों की अगली पीढ़ियों को भी अपने परिवार की ऑनलाइन गतिविधियों के अप्रत्यक्ष प्रभावों से जूझना होगा। जैसे कि बहुत से लोग आज के समय में क्या करते हैं ना, कि जिसका फर्स्ट बच्चा होने वाला रहता है, वो कपल्स इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो बच्चे के हर पल का फोटो खींचते रहते हैं। यही कहा जाता है कि पितृत्व के माध्यम से अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए नियमित रूप से अपने बच्चे के बारे में तस्वीर और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जिससे होता क्या है कि इसका मैनिपुलेशन भी हो जाता है और किशोरावस्था में आगे बढ़ते समय हमें युवाओं को अनअपेक्षित परिणामों से निपटने के लिए उपकरणों से लैस हो जाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए युवा लोगों को लक्षित करने के लिए AI संचालित डीप फेक
ठीक है। डीप फेक अगला मैं स्लाइड में दिया हूं कैसा होता है। डीप मतलब कि एआई पावर्ड डीप फेक कैपेबिलिटीज का दुरुपयोग किया जाता है, जिसमें बुरे कलाकार विकृत यौन चित्रण बनाते हैं और उन्हें ऑनलाइन वितरित करते हैं और एक्सटॉर्शन भी लेते हैं, बहुत लोगों को धमकाते भी हैं, बच्चे उससे बहुत ज्यादा उत्पीड़ित भी हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए डीप फेक का मैं एग्जांपल दिया हूं, जैसे ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये कोई दूसरा व्यक्ति है और वो अपना फेस को रैप करके डीप फेक बन गया। जैसे कि यहाँ भी अगला पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर है और यहाँ पे डीप फेकिंग किया गया है। तो डीप फेक जनरेटिव विधियों के माध्यम से चेहरे की बनावट में हेरफेर करता है, जबकि नकली सामग्री बनाने का कार्य नया नहीं है। डीप फेक दृश्य और ऑडियो सामग्री में हेरफेर करने या उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम मतलब कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शक्तिशाली तकनीकों का लाभ उठाते हैं, जो अधिक आसानी से धोखा दे सकते हैं। तो ये सारी ड्रॉबैक्स हैं, समस्याएं हैं एआई के, ठीक है। इसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है, कुछ देश रेगुलेट भी कर रहे हैं, उसको भी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत में लिंग, जाति, आदिवासी पहचान, धर्म और भाषाई विरासत के पार परस्पर पहचान का एक मिश्रण है, विविधतापूर्ण देश है हमारा। तो इसके लिए ये समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, इससे संबंधित लड़ाया जा सकता है एआई का यूज करके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई को वास्तविक दुनिया के पूर्वाग्रहों और असमानताओं को डिजिटल दुनिया में स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। तो पूर्वाग्रह और भेदभाव के ऐसे मुद्दे उन बच्चों, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, अनेक प्रकार के बम अटैक्स हो गए, तो ये बच्चों को नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन उनके पास ये सामग्री पहुंच जाती है। तो यहीं पे कहा जा रहा है पूर्वाग्रह और भेदभाव के ऐसे मुद्दे, जैसे जाति से संबंधित, लीग से संबंधित, आदिवासी से संबंधित, धर्म से संबंधित, भाषा से संबंधित, ये बच्चों के मानसिकता पे प्रभाव डालते हैं। ऐसे मुद्दे उन बच्चों और किशोरों को प्रभावित कर सकते हैं जो हाशिए पर अपने समुदाय में है, ठीक है, हाशिए से संबंधित समुदाय में है। तो भारत के नवनिर्मित डेटा संरक्षण कानून के तहत बच्चों के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एआई विनियमन में सुधार होना चाहिए। बच्चों के लिए डेटा सुरक्षा ढांचे का वर्तमान दृष्टिकोण जो है वो भारत की डिजिटल वास्तविकताओं को पूर्ति नहीं कर रहा है, मतलब कि वो बच्चों के लिए एक सही नीतियां बनाने में अभी तक सफल नहीं हुआ है। यह माता पिता के अपने बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अतिरिक्त बोझ उत्पन्न कर देता है, जिससे कि माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और जो इंटरनेट पे अनैतिक अव्यावहारिक अनेक प्रकार के सामग्री हैं उससे बच्चों को दूर रख सके, जिससे कि उनकी मानसिकता प्रभावित ना हो, और सुरक्षित प्लेटफॉर्म संचालन और प्लेटफॉर्म डिजाइन की सुविधा नहीं देते हैं। तो आगामी डिजिटल इंडिया एक्ट एआई के साथ बातचीत करते समय, आने वाला जो डिजिटल इंडिया है उसमें बहुत से बच्चे एआई से अभी भी बात करते हैं, जैसे चैट जीपीटी पे भी आप बात कर सकते हैं। तो बच्चों के हितों की बेहतर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसी पे सवाल करते हैं राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है शिफ्टिंग द एम्फेसिस, जिसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा भारतीय विनियमन को उन मानकों और सिद्धांतों की पहचान करने में सहायता कर सकती है जो सुरक्षित एआई तैनाती की सुविधा प्रदान करता है। एआई और बच्चों पर नीति निर्माताओं के लिए यूनिसेफ, ठीक है, का मार्गदर्शन बाल केंद्रित एआई के लिए 9 आवश्यकता की पहचान की यूनिसेफ द्वारा, ठीक है, याद रखेगा 9 आवश्यकताओं की पहचान की जो बाल अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित है। तो भारत इसका हस्ताक्षर करता है, ठीक है, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित है जो भारत इसका हस्ताक्षर करता है। तो मार्गदर्शन का उद्देश्य एक सक्षम वातावरण बनाता है, ठीक है, जो बच्चों की भलाई, समावेश, इंक्लूजन, निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी, गैर भेदभाव, इक्वलिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, व्याख्यात्मक और जवाबदेही, अकाउंटेबल को बढ़ावा देता है। तो ये सारी चीजों को याद रखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है। सफल विनियमन की एक अन्य प्रमुख विशेषता विभिन्न आयु वर्गों, ठीक है, आयु समूहों के बच्चों के विभिन्न विकासात्मक चरणों के अनुकूल होने की क्षमता होगी। जैसे कि यूएसए का एग्जाम्पल दिया गया है, कैलिफोर्निया का आयु उपयुक्त डिजाइन कोड अधिनियम एक दिलचस्प टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। कैलिफोर्नियाई कोड यह सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता पर जोर देता है, ट्रांसपेरेंसी पर जोर देता है कि डिजिटल सेवाएं डिफॉल्ट गोपनीयता सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करती है। इसमें बच्चों के लिए ये बनाया गया है जिससे आयु समूह के अनुसार इसमें कंटेंट उपलब्ध होते हैं, वो इंटरनेट पे दिखाई ही नहीं देते। कैलिफोर्निया कोड इसे कहा जाता है। तो आकलन करें कि क्या एल्गोरिदम, डेटा संग्रह या लक्षित विज्ञापन
प्रणालियां बच्चों को नुकसान पहुंचाती है और जो यूजर्स है, उपयोगकर्ता के सामने आने वाली जो जानकारी है वो स्पष्ट आयु उपयुक्त भाषा का उपयोग करे, जिससे कि बच्चों को इससे दूर रखा जा सके। और भारतीय अधिकारियों को उस शोध को प्रेरित करने का आवश्यकता है जो भारत के बच्चों और किशोरों के लिए एआई के लाभ और जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करे। भारत को इस पे एक निश्चित रिसर्च करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर कह रहे हैं, जिससे ये सर्वे करके पता चल सके कि एआई से कितना बच्चों को लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रहा है। तो इसे एआई के लिए भारतीय युग उपयुक्त डिजाइन कोड, जिस तरह के कैलिफोर्निया कोड बनाया गया, उसी के राह पे भारत में भी एक कोड बनाने की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं राइटर, जिससे कि बच्चे जो हैं वो एआई से संबंधित अनेक प्रकार के अव्यवहारिक कंटेंट से दूर रह सके। दिशा में काम करने के लिए आधार रेखा के रूप में काम करना चाहिए, ऐसा राइटर कर रहे हैं। एआई की तेजी से विकसित होने की प्रकृति, वर्तमान समय में बहुत तेजी से एआई बढ़ रहा है और भी डेवलपमेंट हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो एआई का और ज्यादा तेजी से विस्तार हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक ऑनलाइन सुरक्षा युवा सलाहकार परिषद को गठन किया गया। इसके समान एक संस्था है जिसमें 13 से 24 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया। तो इनके लिए जो कंटेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं 13 से 24 वर्ष के बच्चों के लिए। तो एक दिलचस्प दृष्टिकोण हो सकता है। ऐसे संस्थान डिजिटल सेवाओं से मिलने वाले लाभों को संरक्षित करते हुए एआई सिस्टम के साथ बातचीत करते समय युवाओं के सामने आने वाले खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विनियमन में सहायता कर सकता है। तो एक कैलिफोर्निया कोड हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया का ये कोड हो गया। दोनों चीजें ध्यान में रखा जाए जब भारत में एआई से संबंधित पॉलिसीज बनाई जाए, खास के बच्चों के लिए। तो एआई की तेजी से विकसित होने वाली प्रकृति का मतलब है कि विनियमन को नुस्खों से बचाना चाहिए और इसके बजाय मानकों, मजबूत संस्थानों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए जो खुलेपन, विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे हम इंटरनेट पर होने वाले नुकसान को विनियमित करने के लिए एक नए कानून की ओर बढ़ेंगे और वैश्विक एआई विनियमन पर अपना विचार नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारे युवा जो हैं वो नागरिकों के हित के समान है और जिसके केंद्र में जो है वो युवा नागरिक है। यही सारी बातें यहाँ पे राइटर कह रहे थे कि बच्चों पे ज्यादा जोर दिया गया है राइटर के द्वारा कि जो एआई से संबंधित विनियमन पॉलिसी बनाई जा रही है भारत में, वो ध्यान में रखा जाए कि बच्चे तक अभी भी बहुत से अव्यवहारिक कंटेंट हैं वो पहुंच जाते हैं जो उनके मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, जो उनके माता पिता के लिए एक बहुत ज्यादा बोझ बन जाता है, हर्डल बन जाता है। ठीक है, तो इसी के समाधान के लिए एक बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, जिससे कैलिफोर्नियाई कोड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पॉलिसी से सीखने की आवश्यकता है और भारत को एक बेहतर एआई से संबंधित रेगुलेशन पॉलिसी बनाना है। यही बातें कही जा रही राइटर के द्वारा। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपनाया गया 2020, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेट था वो कर्नाटका था। बहुत जगह इंटरनेट पे उत्तराखंड दिया है, लेकिन कर्नाटका 2021 में ही इसे अपनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो एनईपी 2020 है इसे कर्नाटका अपनाने वाला पहला राज्य है। ठीक है, और यूटी के मामले में पहला जो है जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि राइटर इसमें क्या कहते हैं। तो एनईपी पर जो संसद पैनल के निष्कर्ष क्या क्या है। अभी हाल ही में जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी है उस पर एक संसदीय पैनल गठित किया गया था, तो इसके क्या क्या निष्कर्ष हैं इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो खासकर जम्मू कश्मीर में नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन कितना प्रभावी रहा, मल्टीपल एंट्री यही मेन मुद्दा है। ठीक है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के बारे में रिपोर्ट में क्या कहा गया। यहाँ पे कहा जाता है कि बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा पर संसद की अस्थायी समिति ने उच्च शिक्षा में, ठीक है, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर संसद के विशेष सत्र के दौरान एक रिपोर्ट पेश की गई। तो रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया। तो रिपोर्ट में उच्च शिक्षा क्षेत्र में एनईपी के कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताओं को अब तक हुए प्रगति पर गौर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में कार्यरत 1043 विश्वविद्यालयों में से 70% राज्य अधिनियम के तहत है और 94% छात्र राज्य या निजी संस्थानों में हैं और केवल 6% छात्र हैं जो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में हैं। तो ये कुछ डेटा है जो याद रखिएगा। 1043 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें 70% राज्य अधिनियम के अंतर्गत हैं, 94% जो छात्र हैं वो राज्य या निजी संस्थान में है और केवल 6% छात्र जो हैं वो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित है, जो राज्यों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर बल देता है।
इसमें आगे कहा जाता है कि ये किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई इस रिपोर्ट में। तो 31 सदस्यीय पैनल ने विषयों के कठोर पृथक्करण, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, ठीक है, जहां पे सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र हैं वहां पे उच्च शिक्षा के विस्तार की बात की गई है इस पैनल के गठन में, ठीक है, इसके डिस्कशन में। तो उच्च शिक्षा तक सीमित पहुंच, तो यहाँ पे वंचित लोग जो हैं उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके समाधान की बात की गई। फिर स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने और उच्च शिक्षण संस्थान HEI की कमी, जो संकाय की सीमित संख्या, उसके बाद संस्थागत स्वायत्तता, अनुसंधान पर कमजोरी, फिर अप्रभावी नियामक प्रणाली। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, इसलिए मैं इसे विस्तार से दिखा रहा हूं। और स्नातक शिक्षा के निम्न मानक जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की गई। तो पैनल ने कहा कि 2030 तक देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहुविषयक HEI, मतलब कि हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जो व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2018 में 26.3% से बढ़कर 2035 तक 50% होने की संभावना है, ऐसा HEI ने कहा, ठीक है। फिर सिफारिशें क्या क्या की गई, तो इसमें कहा जाता है कि पैनल ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के लिए उपयुक्त धनराशि निर्धारित करने, फिर SEDG के लिए उच्च सकल नामांकन अनुपात के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने हेतु HEI में प्रवेश के लिए लिंग संतुलन बढ़ाने जैसे कदम उठाने की बात की गई। तो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सार्वजनिक और निजी दोनों HEI, मतलब कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो सोशियो इकोनॉमिक डिप्रेस्ड लोग हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा बातें की गई है इसमें। जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति, ठीक है, वित्तीय सहायता देने की बात की गई, छात्रवृत्ति देने की बात की। उसके बाद प्रवेश प्रक्रियाओं और पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना और क्षेत्रीय भाषाओं और द्विभाषाई रूप से पढ़ाए जाने वाली अधिक डिग्री पाठ्यक्रमों को विकसित करने की बात की गई। तो पैनल ने शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए भी एक बेहतर कदम उठाया गया है कि विकलांग छात्रों की मदद के लिए विशिष्ट ढांचागत कदम और सभी भेदभाव मुक्त और उत्पीड़न विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करने की बात की गई है ये 31 सदस्यीय पैनल में। फिर समिति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में NEP को लागू करने के तरीके की सराहना की गई। जम्मू कश्मीर ये पहला UT है, ठीक है, जिसने NEP 2020 को लागू किया है। इसमें कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022 से NEP लागू करने वाला देश का पहला UT है, ठीक है। पैनल ने कहा कि इसने शिक्षण के तरीकों में एक आदर्श बदलाव देखा, जिससे कि छात्रों को जीवन भर सीखने के अवसर मिलते हैं। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें छात्रों को जीवन भर सीखने का अवसर मिलता है। अब फंडिंग के बारे में पूछा गया रिपोर्ट में, तो इसमें कहा जाता है कि समिति ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के वित्त पोषण में उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, मतलब कि हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, याद रखिएगा, कि प्रभावशीलता और प्रभाव में सुधार का सुझाव दिया। इसने HEFA को सरकारी आवंटन से परे अपने फंडिंग स्रोत में, यहाँ पे याद रखिएगा, फंडिंग स्रोत में विविधता लाने पे बात की गई और निजी क्षेत्रों के संगठनों, परोपकारी फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी का पता लगाने के लिए भी कहा गया, जिससे कि और भी स्रोतों से हम फंडिंग हासिल कर सके, खास के हायर एजुकेशन के लिए। तो इसने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव और किफायती बनाने के लिए हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर ब्याज दरों की समीक्षा और समायोजन करने की भी सिफारिश की। उसके बाद यही मेन मुद्दा जिसपे अभी चर्चा हो रही है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कार्यक्रम के बारे में पूछा गया, तो पैनल ने साफ कह दिया कि भारतीय संस्थान को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट प्रणाली को लागू करने में कई मुद्दों पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो पैनल ने कहा कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट एक लचीली प्रणाली की तरह दिखती है, जिससे जो वेस्टर्न कंट्री है वहां पे ऑलरेडी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट लागू किया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जो है एक लचीली प्रणाली है, जिसे पश्चिमी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। लेकिन यह देश जो है, भारत के बारे में कहते हैं,
में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। अगर संस्थान मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की अनुमति देते हैं तो संस्थानों के लिए यह अनुपात, सबसे मुख्य समस्या ये है, लगाना बहुत ही मुश्किल होगा कि कितने छात्र बाहर निकलेंगे और कितने बीच में ही शामिल होंगे। क्योंकि संस्थानों को अंदर और बाहर के आवागमन का पता नहीं होगा, इसलिए यह निश्चित रूप से छात्र शिक्षक अनुपात को बिगाड़ देगी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। यही मुख्य मुद्दा है जिसमें याद रखिएगा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ये था नया जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उस पर एक संसदीय समिति का बैठक हुआ था, ठीक है, तो उसी के रिपोर्ट का हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल, यहाँ पे वार इन कॉकेकस। तो यहाँ पे कॉकेकस में वार हो रहा है। तो देखिए ये जो है अजरबैजान में अभी है वर्तमान समय में, जो नागोर्नो काराबाख, याद रखिएगा ये जो एरिया का नाम है नागोर्नो काराबाख, ये अजरबैजान में है और अर्मेनिया के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो यही मुख्य मुद्दा है, हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि अजरबैजान को अर्मेनियाई आबादी की स्वायत्तता, ठीक है, यहाँ पे अजरबैजान को अर्मेनियाई आबादी की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अजरबैजान की अपनी सीमाओं के भीतर अर्मेनियाई आबादी वाले क्षेत्र जो है नागोर्नो काराबाख पर तेजी से सैन्य कब्जा, उसके बाद कॉकेकस में बदलती शक्ति की गतिशीलता को दर्शाता है, जहां अमेरिकी, रूसी और तुर्की के हित भी टकराते हैं, ठीक है। उसके बाद संघर्ष की जड़ें जो है वो सोवियत संघ के अंतिम दिनों तक है, जिस समय डिसइंटीग्रेट हो गया, सोवियत संघ अलग हो गया, उसी समय की बात की जा रही है, जिस समय जब एनक्लेव की बहुसंख्यक अर्मेनियाई ईसाई आबादी ने शिया, मतलब ये मुस्लिम है, ठीक है, बहुसंख्यक अजरबैजान से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराया और नागोर्नो काराबाख को हाल तक अर्मेनियाई अलगाववादी द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे अर्मेनिया का शासन रहता है, ठीक है, उसके जो अर्मेनियाई गणराज्य द्वारा समर्थित होता है। तो 2020 में तुर्की द्वारा समर्थित अजरबैजान ने रूस से संधि कर ली, ठीक है, रूसी संधि सहयोगी अर्मेनिया से लड़ाई की। तो तुर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट किया और अर्मेनिया को रूस सपोर्ट किया। तो इससे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में संघर्ष हुआ और नागोर्नो काराबाख के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, ठीक है। आगे यहाँ पे कहा जाता है कि रूसियों ने तब आर्मेनिया की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जब उस समय झगड़ा हुआ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो अजरबैजान ने बहुत बड़ा एक क्षेत्र जो है नागोर्नो काराबाख उसको हासिल कर लिया, जबकि वो आर्मेनिया के लोगों का क्षेत्र था। तो इसी पे कहा जाता है उसी समय जब वादा किया गया था रूस के द्वारा कि आर्मेनिया की मदद करेंगे, लेकिन रूस ने मदद नहीं किया उस समय। तो कहा जाता है कि रूस ने तब आर्मेनिया की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन युद्ध विराम कर दिया, जिससे कि नागोर्नो काराबाख का सबसे बड़ा शहर जो है, याद रखिएगा, स्टेपानाकार्ट स्थानीय लोगों के हाथों में चला गया और शांति कायम नहीं हो पाया। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है लाचिन कॉरिडोर को अवरुद्ध कर दिया गया, ठीक है। अजरबैजान द्वारा जो इससे जुड़ती थी आर्मेनिया से मुख्य सड़क, उसको अवरुद्ध कर दिया, जिससे कि एनक्लेव की 1,20,000 आबादी को बहुत बड़ा इकोनॉमिक मिसरीज हुआ, मतलब कि आर्थिक समस्या आ गई, ठीक है, जिससे कि नाकाबंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करते हुए अजरबैजान ने इसे हटाने का वादा तो किया, लेकिन माल और दवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक चेक पॉइंट स्थापित कर दिया। फिर इसे बहाल तो कर दिया इस रोड को, लेकिन यहाँ पे एक चेक पॉइंट लगा दिया। जब इंटरनेशनल प्रेशर आया तो वहां पे उस रोड को खोल दिया जो आर्मेनिया जाती थी, लेकिन वहां पे चेक पॉइंट लगा दिया और फिर ज्यादा आवागमन को भी प्रभावित कर दिया। तो पिछले सप्ताह इसने स्टेपेनाकार्टा पर हमला किया, जिससे कि अलगाववादियों को बाकू को पूर्ण नियंत्रण सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो वास्तव में अजरबैजान ने एक दिन में वह हासिल कर लिया था जो वह 3 दशक में हासिल करने में विफल रह गया था। मुद्दा यही है, ऐसा इसलिए हो गया था कि अजरबैजान को सपोर्ट कर दिया था तुर्की और आर्मेनिया को बोलकर रूस ने सपोर्ट नहीं किया था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 2 प्रमुख भू राजनीतिक बदलावों ने बाकू को मदद की है। सबसे पहले तुर्की और ऑटोमन तुर्की की पूर्व परिधि कॉकेकस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने के इच्छुक ने राजनीतिक और सैन्य समर्थन के साथ अजरबैजान के पीछे अपना वजन डाला, मतलब कि अजरबैजान को सपोर्ट किया तुर्की द्वारा। तो दूसरी ओर रूस के यूक्रेन आक्रमण, जिससे कि मॉस्को को उसके पश्चिमी मोर्चों से बांध दिया के कारण
कॉकेकस में रूसी शक्ति का काफी ज्यादा क्षरण हो गया, कमजोर हो गया, क्योंकि वो अपना यूक्रेन की तरफ ज्यादा केंद्रित हो गया। तो इसीलिए आर्मेनिया ने अक्सर रूस की कार्रवाई में कमी पर नाराजगी व्यक्त की। जब अजरबैजान ने धीरे धीरे युद्ध विराम समझौते को खत्म कर दिया तो मॉस्को क्या किया, मॉस्को तो जो रूस है वो आर्मेनिया का सपोर्ट तो किया नहीं, लेकिन मॉस्को ने बयान जारी करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। बाकू को एहसास हुआ कि भू राजनीतिक स्थिति उसके पक्ष में है और फिर वह एन्क्लेव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि नारगोनो काराबाख अजरबैजान का एक हिस्सा है। ठीक है, ये तो उस समय हथिया ही लिया था, लेकिन अविश्वास और हिंसा के कारण, ठीक है, ये जो अविश्वास के कारण और हिंसा से जबरन ये क्षेत्र को हथिया लिया था अजरबैजान। तो नरसंहार और कई संघर्षों से गुजर चुके इस क्षेत्र के अर्मेनियाई लोगों के पास एक तीव्र ऐतिहासिक स्मृति है और वे यथास्थिति में किसी भी बदलाव से सावधान रहते हैं। अजरबैजान के कब्जे से अर्मेनिया में बड़े पैमाने पर शरणार्थी का पलायन हुआ। जो नारगोनो काराबाख है वहां से, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम जो लोग थे वो आर्मेनिया के थे, तो बड़े संख्या में शरणार्थी जो है वो आर्मेनिया चले गए वापस। तो पहले ही आरोप लगाया जाता है कि बाकू नरसंहार अपराध कर रहा है। अजरबैजान के लिए यह बिना किसी रक्तपात के नागोर्नो काराबाख को एकीकृत करने का एक अवसर हो सकता है, लेकिन इसके लिए बाकू को आर्मेनियाई आबादी के साथ यही बात है, समान अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए और उसकी स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने उस क्षेत्र को अपना लिया है, अपने संप्रभु क्षेत्र में मिला लिया है, तो आपकी ये कर्तव्य है कि वहां जो लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षा दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। यही नहीं तो अजरबैजान को लंबे समय तक स्थानीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो न केवल उसके स्पष्ट जीत से वंचित कर सकता है, बल्कि एन्क्लेव को नियंत्रित करने के लिए उसकी कोशिश भी खराब हो सकती है, नाकामयाब हो सकती है। यही बातें थी मुख्यतः। तो इसलिए जो क्षेत्र है नारगोनो काराबाख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए, कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।